हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 2023 में वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, जिसमें पद है 60,244। उसका एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर हो चुकी है, 18 फरवरी 18 फरवरी 2024। तो उसके लिए उसी से संबंधित, उसकी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आज चीज़ें हम जानेंगे, और वो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी हमारे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से, जो कि आपके पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। समय हमारे पास कम है, तो उसी के देखते हुए जो अपना हम पढ़ेंगे वो कुछ अलग तरह से होगा। यानी कि हम वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा समझ लीजिए कि नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे हम। ऐसे नोट्स जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। कम समय में बहुत ज़्यादा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि हमारे किस तरह से हमारे नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पॉलिटी एक ही क्लास में, आज मैं आपका ऐसे समझ लीजिए कि 70% पॉलिटी को आज मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, मुश्किल से 2 से 3 क्लासेस इसमें आपकी लगेंगी, मुश्किल से 203 क्लासेस। ठीक है, तो चलिए हमारा जो आज का सब्जेक्ट है, हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था हम करेंगे अपना। तो देखिए, जहाँ से भारतीय संविधान हमारा शुरू होता है, संविधान का मतलब है सम प्लस विधान। क्या? सम प्लस विधान। सम का मतलब है समान, सभी के लिए समान, और विधान का मतलब कानून, यानी कि सभी के लिए समान कानून। ठीक है, और राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का मतलब है कि जो कानून है उनको सभी लागू कराने की प्रक्रिया, किस तरह से उनको लागू कराया जाता है। देखिए, संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक राज्य होता है, राज्य का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जिसकी अपनी सीमा हो। नंबर 1, जिसकी अपनी सीमा हो। नंबर 2, उस सीमा के अंदर कुछ जनसंख्या निवास करती हो। नंबर 3, उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, यानी कि उन पर शासन करने के लिए वहां एक चुनी हुई सरकार हो। और इसके अलावा फोर्थ नंबर है कि वो जो सरकार हो उसके पास फुल पावर हो, यानी कि अपने डिसीजन लेने की, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो। जहां ऐसा राज्य होगा, राज्य का मतलब देश, जहां ऐसा राज्य देश होगा वहां पर संविधान की जरूरत पड़ेगी। कहीं कहीं लिखित संविधान है और कहीं किसी देश में नहीं है। जैसे हमारे भारत देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब ये संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार के उद्देश्य से। व्यापार के उद्देश्य से सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, लेकिन धीरे धीरे व्यापार के साथ में ये राजनीति में भी शामिल हो जाते हैं, यहाँ के प्रशासन भी संभाल लेते हैं और पूरे देश पे, यानी कि भारत पर ही कब्जा कर लेते हैं। और हमारे भारत देश को 1947 में आज़ादी मिलती है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उसके बाद सीधा सीधा 1773 से ब्रिटेन का शासन भारत पर होना शुरू हो गया, राजनीतिक। उससे पहले कंपनी का शासन था, लेकिन 1773 में ब्रिटेन का, यानी कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री या फिर ब्रिटेन की महारानी, इनका शासन भारत पर होना शुरू हो गया। 1600 से 1773, यानी कि लगभग 173 वर्ष का जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को देखते हुए ब्रिटेन की संसद ने फैसला किया, और ये जो फैसला था ये भारत की जनता के लिए नहीं था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे उन पर लगाम लगाने के लिए किया गया था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे। कंपनी घाटी में थी, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी काफ़ी प्रॉफिट में थे, काफ़ी मुनाफे में थे। इसको देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया, जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जो आया था 1773 में। और यहीं से कह सकते हैं हम भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। यहीं से कह सकते हैं भारतीय संविधान की शुरुआत होती है।
इसको लाने का उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को सीधा करना, यानी कि उनको टाइट करना, उनको रेगुलेट करना, उनको नियम बताने कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, जब कोई नियम आता है तो उस नियम को लागू कराने का काम या उसको संरक्षण देने का काम कौन करता है? न्यायालय करता है, यानी कि जुडिशरी करती है। तो जब न्यायालय करेगा या जुडिशरी करेगा तो इस एक्ट के साथ साथ हमारे भारत को सबसे पहले एक उच्चतम न्यायालय भी मिला, और ये उच्चतम न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से मिला। रेगुलेटिंग एक्ट अब हम पढ़ेंगे 1773, ठीक है। देखिए, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इस उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये एक ऐसे क्षेत्र थे जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होता था, यानी कि बहुत ही फेमस इनके लिए जगह थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कुछ ऐसी चीजें, ऐसी जगह थी जहां व्यापार केंद्र बहुत ज़्यादा था, यानी कि व्यापार का बहुत अच्छा इनका हिसाब किताब था। तो हुआ क्या था, इन सभी में बंगाल सबसे ज़्यादा फेमस था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल के जो गवर्नर थे उस समय पे, जैसे आज हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग होते हैं, उस समय जो प्रांत थे, जो प्रेसिडेंसी थी, उन सभी के गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन जो फेमस था, जो मेन था, बंगाल का गवर्नर। अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर होता था, अब उसका नाम बदल दिया और उस नाम बदल को कर दिया गया क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल। किस एक्ट के माध्यम से? 1773 के एक्ट के माध्यम से। और अगर यही पूछ लिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारन हेस्टिंग थे। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। काफ़ी फेमस एक्ट है जो कि 1784 में आता है। ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल है, इसलिए इनको याद रखेंगे। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई 1784 के एक्ट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1813 देखिए, 1784 में एक्ट आता है, ठीक। उसके बाद में 1813 पे हम आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, वही हम पढ़ेंगे जो हम कम समय में अपना कवर कर सके और परीक्षा में स्कोर कर सके। अब चार्टर एक्ट आता है 1813 का, जिसकी मुख्य बातें थी कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का इन्होंने उपबंध बना दिया, प्रावधान कर दिया कि भारत के अंदर हम शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, भारत के अंदर, ठीक है। और ये एक्ट कहाँ से आ रहे हैं? ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से आ रहे हैं, यानी कि इंग्लैंड में ये एक्ट बन रहे हैं। भारत में नहीं बन रहे, अभी इंग्लैंड में बन रहे हैं, भारत में भी बनेंगे, देखिए कब। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, वो ये कि कंपनी का व्यापारिक जो एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, और अब कंपनी पर केवल और केवल चाय का और चीन को छोड़कर सभी अधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ क्या रह गया? चीन रह गया और चाय रह गया। चाय और चीन, ये 2 अधिकार कंपनी के पास रह गए। धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट इन अधिकारों को भी छीन लेगी, देखिए कैसे। इसके बाद अगला चार्टर आता है, चार्टर एक्ट 1833, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले बंगाल का गवर्नर था, कब था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक। फिर बंगाल के गवर्नर को 1773 का जो एक्ट था उसमें बंगाल का गवर्नर था, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। तो कौन था प्रथम? वारन हेस्टिंग था। देखिए, अब 1773 से के बाद में 1833 में चेंज आता है। तो 1833 में क्या चेंज आता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे?
लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे 1833 में। ठीक है, क्योंकि इस समय हो क्या रहा था, इस समय भारत के लोग काफी जागरूक हो चुके थे अपनी स्वतंत्रता को लेकर। यानी कि भारत के लोग उस समय चाह रहे थे कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिले। अंग्रेजों के काफ़ी अत्याचार भी सह रहे थे, काफ़ी मुकदमे भी अपने ऊपर लगवा रहे थे, जेल भी जा रहे थे, लेकिन आज़ादी से पीछे नहीं हट रहे थे। उनको देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट समय समय पर बदलाव करती रही। कुछ बदलाव भारत पर नियंत्रण करने के लिए, भारत की जनता को काबू में लेने के लिए, और कुछ बदलाव ऐसे थे जो भारत की जनता को लुभाने के लिए भी थे। अब जैसे 1833 में बंगाल का जो गवर्नर था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और प्रथम थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके अलावा दूसरा ऐतिहासिक फैसला था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जैसे चीन का और चाय का जो व्यापार था, अधिकार था, अभी कंपनी के पास था, लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें कह दिया गया कि कंपनी के पास अब ना तो चीन का अधिकार है और ना चाय का अधिकार है। यानी कि अब कंपनी का काम पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन धीरे 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 कुछ समय बीत जाने के बाद होता क्या है कि 1853 का एक और चार्टर एक्ट आ जाता है। लेकिन एक चीज और होती है कि 1813 के चार्टर एक्ट में एक बात और लिखी जाती है कि प्रत्येक 20 वर्ष पर हम चार्टर अधिनियम निकालेंगे। यानी कि हर 20 वर्ष पर हम देखेंगे कि क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आता है। तो हर 20 वर्ष के अंतराल पर एक अधिनियम आता रहा। जैसे 1813 में आया, तो उसके बाद 1833 में आता है, फिर 1853 में आता अगला चार्टर एक्ट। ठीक है, अब 1833 के चार्टर एक्ट में एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया, जिसमें प्रथम लॉर्ड मैकाले थे। यानी कि हम कहते हैं कि भारत में जो आईपीसी का जो, यानी कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय, ठीक है, आईपीसी जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। इनकी अध्यक्षता में आईपीसी बनी थी। जो कानूनी नियम बने थे वो किसकी अध्यक्षता में बने थे? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बने थे। और अगर चार्टर एक्ट आपसे पूछता है तो 1833 का चार्टर एक्ट था वो। ये भी आप याद रखेंगे। याद रखेंगे क्यों? क्योंकि अभी ये करंट का सवाल है कि भारतीय पार्लियामेंट में, भारतीय संसद में गृह मंत्री ने, भारत सरकार के गृह मंत्री ने काफ़ी बदलाव किए हैं आईपीसी में। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है करंट बेस पर। ठीक है, अगला देख लेते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। हर 20 वर्ष पर एक एक्ट आता रहा। पिछला एक्ट 1833 में था और ये 1853 में आएगा। इसमें क्या गया कि विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। पहले कानून बन रहे थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड की संसद में, लेकिन अब यहां से शुरू हो गया क्या कि कानून कहां बनेंगे? भारत में बनेंगे। और उसके लिए क्या होता है? संसद की जरूरत होती है, पार्लियामेंट की जरूरत होती है, सदनों की जरूरत होती है। तो केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई चार्टर एक्ट 1853 में। ठीक है, विधि निर्माण हेतु। विधि का मतलब है कानून। इसके अलावा अगला पॉइंट देख लीजिए, सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यानी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के लोगों को नौकरी भी देना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये नौकरी थी जो आज यूपीएससी लेवल की नौकरी होती है, ये वो नौकरी थी। यानी कि आईएएस आईपीएस बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, प्रथम जो थे वो टैगोर थे। अब ये टैगोर कौन थे ये आप बताओगे कि जो प्रथम सिविल सेवकों की भर्ती में जिनका चयन हुआ था भारत की तरफ से, उनका सरनेम जो था टैगोर थे। अब इनका पूरा नाम आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, पता तो लगे आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। अब देखिए 1800, एक चीज और देख लीजिए कि जो 1853 तक जो चार्टर एक्ट आए उस समय क्या था? इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था।
इस समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन था। लेकिन अब जो चार्टर एक्ट आएंगे वो चार्टर एक्ट भारत शासन के नाम से जारी होंगे, क्योंकि 1853 में उस समय भारत के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश था जनता के अंदर, क्योंकि 1857 में आपने बहुत अच्छा तरह से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस समय ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि अब बात हाथ से निकल रही है, तो उन्होंने कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया कंपनी को। और जो कंपनी के नाम से, जो कंपनी के लिए जो चार्टर एक्ट आ रहे थे, जो अधिनियम बन रहे थे, जो कानून बन रहे थे, जो नियम बन रहे थे, अब उनको भी बदल कर क्या कर दिया, भारत शासन अधिनियम। अब ये भारत शासन अधिनियम नाम बदलने का मतलब था कि भारत के लोगों को संतुष्ट करना, उनको राजी करना कि हम भारत के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि भारत के लोगों का कहना था कि हमको आज़ाद करो, हमको आज़ाद करो। अब ये जो शासन अधिनियम जितने भी आएंगे ये ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से आएंगे, ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से आएंगे। पहले आ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन यानी कि रानी के शासनाधीन ये अधिनियम पारित होंगे। तो पहला जो अधिनियम है वो भारत शासन अधिनियम 1858 है, जिसमें हुआ क्या था कि जो भारत का जो गवर्नर था, जो संपूर्ण भारत का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अब उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत का वायसराय, वायसराय का मतलब है जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति का पद है, किसका, राष्ट्रपति का पद है वर्तमान में। इस तरह से भारत का पूरा वायसराय इनको नाम दे दिया गया। ठीक, इसके अलावा अगला पद था भारत के राज्य सचिव का पद का सर्जन किया गया, यानी कि भारत में राज्य सचिव का पद भी बना दिया गया 1858 के चार्टर एक्ट के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा अगला पॉइंट था भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया। मैंने आपको बताया अभी कुछ समय पहले। ठीक है, कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, जो भी उनके हाथ में था, कंपनी के जो भी अधिकार थे, जो भी पावर थी, सभी पावर्स को ले लिया गया, सभी अधिकार को ले लिया गया। और अब वो सभी पावर्स, अधिकार कहाँ पहुँच गए, ये आपके ब्रिटिश शासन के अधीन पहुँच गए, यानी कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधे भारत पर राज करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम, जो कि 1861 में आता है। इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। जैसे वर्तमान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ऐसे ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई किसको, वायसराय को दी गई 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा विकेंद्रीकरण की फिर शुरुआत होती है, विकेंद्रीयकरण की शुरुआत। भारत परिषद अधिनियम 1892 देख लेते हैं। एक और एक्ट आता है जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार नहीं। इससे पहले केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय लोग तो शामिल हो गए थे, भारतीय सदस्य शामिल हो गए थे, लेकिन उनको केवल और केवल बैठने का ही होता था, यानी कि किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं पूछते थे, ये कोई बहस नहीं करते थे। लेकिन पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1892 का एक्ट कहता है कि भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन अभी भी पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए, भारत के लोगों को धीरे धीरे अधिकार मिल रहे हैं, यह आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है। इसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं इसको। पूछा जाता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 का अन्य नाम क्या है, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, 1909 में आया। इसके अलावा अगला एक पॉइंट है, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। अंग्रेजों का काम था कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ और भारत पर शासन करो।
उसको देखते हुए अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। कब किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909। यानी कि इस समय भारत में हिंदू और मुस्लिम में और अलग तरह से और ज़्यादा फाट पड़ गई, यानी कि अलग होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया। कब? 1909 में अंग्रेजों ने। अब होता क्या है, भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, जिसमें मैंटेग्यू चैमसफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम को केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। द्विसदन मतलब जैसे आज भारत में संसद है और संसद के दो सदन हैं। कौन से? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो ऐसे दो सदन का प्रारंभ किया गया, व्यवस्था की गई और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब है जो राज्य है, यहां पर जो राज्य का मुखिया है, जो राज्य का मुखिया है, यानी कि जो मुख्य है वो भी राज्य पर शासन करेगा और सीधा केंद्र भी राज्य को नियंत्रण में लेगा, यानी कि द्वैध शासन शुरू हो गया। ठीक है। अब यहां पर केंद्र का मतलब है अंग्रेजों से, कि अंग्रेजी हुकूमत भी राज्य को देख रही थी और राज्य का एक मुखिया भी बना दिया, वो भी राज्य को देख रहा था। ठीक है। अगला पॉइंट है, विश्व को दो भागों आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया। कुछ विषय ऐसे बनाए गए जिन पर भारत के लोगों की निगरानी हुई और कुछ विषय ऐसे बनाए गए जिन पर अंग्रेज अधिकारियों का क्या रहा? नियंत्रण रहा। ठीक है। अगला देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935। ये एक ऐसा शासन है जो भारतीय संविधान बनने में सबसे ज्यादा अगर भूमिका निभाता है तो भारत शासन अधिनियम निभाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना हो जाती है। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है? भारत में कनाडा से ली गई है। तो संघात्मक सरकार की स्थापना हो जाती है 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। केंद्र में प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है। द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त हो जाता है। उसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना हो जाती है। यानी कि केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935। और संघीय न्यायालय की भी स्थापना हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा यानी कि वर्तमान में आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। कौन सा शासन अधिनियम है? 1935। उसके अलावा सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है, उड़ीसा भारत में आज भी है। ठीक है, ये रहे कुछ अधिनियम। अब इसके बाद 1935 के बाद फिर स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है, यानी कि आज़ादी की लड़ाई, और फाइनली 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले कैबिनेट मिशन योजना आती है जो कि 1946 में आती है। अब उसको भी हम जान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे? हम कैबिनेट मिशन योजना को जानेंगे जो कि 1946 में भारत आता है, जिसका काम था संविधान का निर्माण कराना, संविधान सभा, संविधान बनवाना। तो किस किस हिसाब से संविधान बना? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया कैबिनेट मिशन योजना के। तो वो कैसे हुआ, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। भारतीय संविधान सभा। अगर भारतीय संविधान सभा के मैं गठन की बात करता हूं तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा की गठन होती है, जिसका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि वोटिंग नहीं होती है। संविधान सभा में कुल सदस्य की अगर मैं बात करता हूं 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 थे। ब्रिटिश भारत का मतलब था कि भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था। जो भारत के लोग थे, जो भारत से सदस्य थे, उनको ब्रिटिश भारत से ही कहा जाएगा। इसके अलावा 93 देशी रियासतों से थे, जो छोटी छोटी रियासतें थी उनसे थे 93। उसके अलावा 15 सदस्य महिला थी।
कुल 389 सदस्य थे। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूं प्रथम बैठक की, भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। इसमें कुल लगभग 166 बैठकें हुई और संविधान हमारा बनने में जो समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 166 बैठकें हुई, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके अलावा दूसरी जो बैठक होती है, जो इंपॉर्टेंट बैठक है उनके बारे में जान लेते हैं। पहली 9 दिसंबर को होती है और दूसरी 11 दिसंबर को होती है और तीसरी होती है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को 13 दिसंबर एक अन्य चीज के लिए भी फेमस है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, जब प्रथम बैठक होती है तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको इनकी आयु के को देखते हुए इनको, यानी कि उस समय संविधान सभा में सबसे ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति थे तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आयु को देखते हुए इनको सम्मान दिया जाता है और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसके अलावा फिर 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर यानी कि दूसरी बैठक में अब ये परमानेंट अध्यक्ष हो जाते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके साथ उपाध्यक्ष भी बनते हैं, जो हैं HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार भी हैं, जो कि जिनका नाम है BN राव। ठीक है, 11 दिसंबर को ये होता है। ठीक, इसके अलावा अंतिम बैठक जो होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है, अंतिम बैठक। लेकिन उससे पहले देखिए उद्देश्य का प्रस्ताव के बारे में जान लेते हैं, जिसको आज हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं और उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। ये 13 दिसंबर यानी कि भारतीय संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसको 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। सवाल पूछा जाता है कि उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जब प्रथम चुनाव होता है लोकसभा का। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। किस बैठक में हुआ था? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया, जिसको पास किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को होती है अंतिम बैठक। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जान लेते हैं। देखिए, कुछ समितियां बनाई गई उस समय, जिस समय संविधान बना हमारा, कुछ समितियां भी बनाई गई, जिसमें फिर कुछ प्रमुख समितियों के बारे में हम जान लेते हैं और उनके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे संघ शक्ति समिति या फिर संघीय संविधान समिति, ये दो समिति थी। पहली संघ शक्ति समिति और दूसरी संघीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा नियम समिति, प्रक्रिया समिति या फिर संचालन समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? ये जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, भारत कैसा? संघ के नाम से भारत को जानते हैं। जब संघ का नाम आएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आप ले सकते हैं उसमें, दोनों में संघ है तो इससे हम पहचान कर सकते हैं। नियम कहां बने? संविधान कहां बना? किसने बनाया? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया। संविधान क्या है? नियम। तो नियम, अगर कोई नियम बनेगा तो उनको प्रक्रिया में भी लाया जाएगा और उनका संचालन भी किया जाएगा। कहाँ? संविधान सभा में। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति,
इनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय समिति के माध्यम से हुआ, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये कुछ प्रमुख समितियां थी, इन पे भी आप नज़र डाल लेंगे। इनको भी आप देखिए, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, क्योंकि अब हमारे पास इतना ही टाइम है जिससे हम समझ सकते हैं केवल। भारत का संविधान की हम बात कर लेते हैं तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको पारित किया गया संविधान को, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। इसको बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। इसमें जिस समय संविधान हमारा बना था, जिस समय इसको लागू किया गया था, उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर वर्तमान भारतीय संविधान की हम बात करते हैं तो वर्तमान की गणना की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भारत के संविधान में 25 भाग हैं। पहले 22 थे, वर्तमान में 25 हैं। पहले 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं भारत के अंदर, जैसे राष्ट्रपति का पद है, न्यायपालिका है, संघ शक्ति है, आपातकाल है। ये अन्य देशों से यानी कि दूसरे देशों से लिया गया है, हमारे भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। तो हम जान लेते हैं कौन सी चीज़ भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो संविधान के स्रोत के बारे में हम जान लेते हैं। संविधान के स्रोत के बारे में जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले ब्रिटेन से हमें क्या क्या लिया गया है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? ब्रिटेन का पड़ता है, क्योंकि ब्रिटेन का ही भारत पर शासन रहा। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, और इसको यूएस भी बोल देते हैं। ब्रिटेन, इंग्लैंड या फिर यूएस। ठीक, इसके अलावा यूएसए की बात कर लेते हैं, यानी कि अमेरिका की बात कर लेते हैं। यूएसए, ठीक, अमेरिका। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, राष्ट्रपति का पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, और विधि के समान संरक्षण। ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। आपने एक चीज़ देखी होगी, विधि का शासन और विधियों के समान संरक्षण। ये आर्टिकल नंबर, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 में दिए गए हैं। 2 पॉइंट है, एक विधि का शासन है और एक विधियों के समान संरक्षण है। जो विधि का शासन है ये इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है, और जो विधियों के समान संरक्षण है ये यूएसए से लिया गया है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, कनाडा। संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। ये तीनों पॉइंट कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए, याद रखेंगे। इसके बाद आयरलैंड की बात कर लेते हैं, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य लिए गए हैं, जो कि 12 सदस्य मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा में। तो ये कहाँ से लेके? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसके बाद जर्मनी से आपातकाल लिए गए, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 51 का कै में है। और अगर भाग की बात करता हूं तो 4 कै में भाग रखे गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई। दक्षिण अफ्रीका से, जो कि आर्टिकल नंबर 368 है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 368, संविधान संशोधन प्रक्रिया, कि अगर हमें संविधान में कोई संशोधन करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ हटाना है, किसी में बदलाव करना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? वो आर्टिकल नंबर 368 में दिया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
इसके अलावा जापान की बात कर लेते हैं, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, कहाँ से? जापान से। अब आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज जान लेते हैं, उद्देशिका प्रस्ताव, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत होगा हमारी उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में भारत को कहा गया है कि भारत होगा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, न्याय की अगर बात करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की, ये प्रस्तावना में दिया गया है। समता की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता है प्रस्तावना के हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि वो कौन से 3 शब्द हैं जिनको भारतीय संविधान में 42वें भारतीय की संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। तो वो कौन से शब्द हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। या फिर कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब अगला पॉइंट है केशवानंद भारतीयवाद है, यानी कि केस है एक 1973 का, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस केस है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया, यानी कि प्रस्तावना को। इससे पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन केशवानंद भारतीयवाद में कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि उद्देशिका भी संविधान का भाग होगा, यानी कि संविधान का भाग है। ठीक है, याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा। किसने कहा? के एम मुंशी ने, यह भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारे भारत के जो फेमस हैं, कि जैसे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, विरासत पशु क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, उनके बारे में जान लेते हैं। यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक भारत के क्या क्या है, परीक्षा में पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रगान की बात करते हैं, तो राष्ट्रगान है जन गण मन। राष्ट्रगीत की बात करते हैं तो वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो बाघ है, और राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो मोर है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव की अगर हम बात करते हैं तो डॉल्फिन है, और राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करते हैं तो हम हाथी है, और अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक सिंह की अनुकृति है। ठीक है, राष्ट्रगान जनगण मन है, ये हम जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज वर्तमान में 28 राज्य हैं, और आधुनिक भारत में यानी कि वर्तमान भारत में कभी भी किसी भी राज्य में संसद संशोधन कर नए राज्य का गठन भी कर सकती है, पुराने राज्य को समाप्त भी कर सकती है, या एक राज्य से एक से अधिक राज्य भी बना सकती है। ऐसे ही हमारे भारत में जब आज वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो शुरुआत कहाँ से हुई ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन होता है 1 अक्टूबर 1953 को। देखिए, हुआ क्या है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश से ही राज्यों का गठन होना शुरू हुआ। तो वो क्यों हुआ? आंध्र के यानी कि आंध्र प्रदेश के एक राजनेता थे जिनका नाम था रामल्लू, जिन्होंने 58 दिन तक अनशन किया, और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भाषाई आधार पर राज्यों को के गठन के लिए इनकी मांग थी। आंदोलन हुआ उनकी मृत्यु के बाद, और उसको देखते हुए सबसे पहले आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1953 को। इसके बाद गुजरात की स्थापना होती है 1 मई 1960 को। नागालैंड की होती है 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा बनता है 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मणिपुर 21 जनवरी 1972। मेघालय 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। यानी कि 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनते हैं।
1972 में, यानी कि 21 जनवरी को, ये भी याद रखेंगे। सिक्किम 1975, मिजोरम 1987 20 फरवरी, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। 1987 में भी 3 राज्य बनते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इसके बाद 3 राज्य बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो कि 1 नवंबर 2020, 9 नवंबर 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। झारखंड एमपी से, बिहार से अलग होता है। उत्तराखंड यूपी से अलग होता है। उसके अलावा 16वां राज्य बनता है तेलंगाना, 16 नंबर, 2 जून 2014 को। ठीक है। राज्यों का गठन, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके 2 अन्य सदस्य भी थे, जिनका नाम था के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग का अन्य नाम फजल अली आयोग भी है, यह भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के गठन की मैं बात कर लेता हूं। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन होता है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में बैठेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, सोचने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, या किसी भी धर्म से जुड़ने का अधिकार, उसके धर्म स्थल बनाने का अधिकार कौन देता है? ये हमें मूल अधिकार देते हैं, जिसको लिया गया है यूएसए से। इसके बारे में जान लेते हैं। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और ये भाग 3 में है। ठीक है। समता का अधिकार, इसमें भारतीय संविधान जो मूल अधिकार है भाग 3 है, इसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। पहला समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। समता का अधिकार जो होता है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है। 14 से 18 तक समता का अधिकार है और 19 से 22 तक, 18 के बाद आर्टिकल 19 आता है तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है और 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है और 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है और 32 से लेकर 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि आर्टिकल नंबर 32 से 35, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। हम मूल अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। मूल अधिकारों के बारे में हम जान लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि 1978 से पहले था क्या कि जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा फंडामेंटल राइट था, यानी कि मूल अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी कि जो 1978 में हुआ था, संपत्ति का अधिकार को अवैधिक अधिकार बना दिया गया। अब इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के में रख दिया गया, ये भी याद रखेंगे। मूल अधिकारों को संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। मूल अधिकारों को संरक्षण हेतु, यानी कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के माध्यम से और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के माध्यम से और उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट 226 आर्टिकल के माध्यम से 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परामर्श है, तीसरी प्रतिषेध है, चौथी अधिकार परीक्षा है और पांचवा उत्प्रेक्षण है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ये आर्टिकल नंबर 358 कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो उस दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित जो भी मूल अधिकार हैं
यानी कि 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 19 में, ये समय ही निलंबित हो जाते हैं, यानी कि सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है भाग 4। अब भाग 4 देख लेते हैं। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि उपबंध संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो 4 में है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, तो 36 से 51 तक है। कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से, यानी कि आयरिश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह गैरवाद योग्य है, अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता, यह भी पॉइंट है। अगर इनका हनन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय इनकी सुनवाई नहीं करेगा। जबकि आपके फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा, वो वाद योग्य है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य यानी कि जो संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का क्या है, अब इनको जान लेते हैं। देखिए, जो मूल कर्तव्य है भाग 4 में है, इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसको, मूल कर्तव्य को। इनकी जिस समय इनको जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन कर, उस समय मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में आज 11 है। तो 11वां कौन सा है, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा माता पिता या फिर संरक्षण के कर्तव्य का प्रावधान करता है। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के माता पिता या संरक्षण के कर्तव्य का प्रावधान करता है, जो कि 11वां मूल कर्तव्य है, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कहाँ जोड़ा गया, मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। ठीक है, प्रारंभ में 10 संख्या थी और आज 11 है। ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ा सा हम राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और तीनों सेनाओं का प्रधान भी होता है, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों सेना कौन सी, जो जमीन में चलती है, जो पानी में रहती है और जो आसमान में उड़ते हैं, तीनों सेनाओं का, जल थल और वायु। ठीक है, अब राष्ट्रपति के हम बारे में कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन की मैं बात करता हूं तो निर्वाचन मंडल के द्वारा इनका चुनाव होता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि राष्ट्रपति के लिए वोटिंग नहीं होती। जनता, अप्रत्यक्ष का मतलब है जनता वोट नहीं करती, प्रत्यक्ष का मतलब है जनता वोट करेगी। आप राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करते तो यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में। अब राष्ट्रपति का जो समय होता है, कार्यकाल होता है, पदावधि होती है, वो 5 वर्ष की होती है, यानी कि 5 वर्ष तक ये अपनी गद्दी पर रहते हैं। अगर मैं शपथ की बात करता हूं, राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपबंध वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में जो दूसरा न्यायाधीश होगा वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में।
इनकी योग्यता की मैं बात कर लेता हूं तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहली बात। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। और तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हों। यानी कि ये वो योग्यता रखते हों जो एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कोई व्यक्ति रखता हो। इन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग द्वारा। महाभियोग लाया जाएगा पहले, फिर इनको हटाया जाएगा। महाभियोग कहाँ लाया जाता है? संसद में लाया जाता है महाभियोग। ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और दोनों सदनों से अलग अलग इसको पारित कराना होगा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। तब आर्टिकल नंबर 61 लागू होगा, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। प्रक्रिया क्या है कि किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा, और दोनों सदन के यानी कि दोनों सदनों से इसको अलग अलग इसको पास कराना पड़ेगा, और कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। इनके निर्वाचन की मैं बारे में बात कर लेता हूं तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका चुनाव होता है। इसका भी चुनाव इनडायरेक्टली होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनकी जो शपथ की मैं बात करता हूं तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र है। ठीक, इनकी योग्यता के बारे में बात कर लेता हूं तो भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, यानी कि राष्ट्रपति वाली, और उसके अलावा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। राष्ट्रपति लोकसभा का और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। त्यागपत्र की मैं बात करता हूं, त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बारे में हम बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री शामिल होते हैं तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। किसकी? कैबिनेट मंत्री की, राज्य मंत्री की और उप मंत्री की। इनके जो प्रमुख होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री के, राज्य मंत्री के और उप मंत्री के, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इन्हें हटाया जा सकता है लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। आकार की मैं बात करता हूं, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार की मैं बात कर लेता हूं तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। यानी कि भारत में 545 लोकसभा की सीटें हैं। किसकी? लोकसभा की। अब इस 545 का 15% ही क्या बनेंगे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, यानी कि लगभग 82 से 83 सदस्य क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे। और ये जोड़ा गया 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं महान्यायवादी के बारे में, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है, यानी कि विधि अधिकारी होता है। विधि संबंधित अगर कोई भी भारत सरकार को सलाह लेनी है तो किससे लेगा? महान्यायवादी से लेगा। आर्टिकल नंबर 76। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, इसकी योग्यता की मैं बारे में बात कर लेता हूं तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए होती है वो योग्यता भारत के महान्यायवादी की होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए जो भी योग्यता होती होगी वो योग्यता महान्यायवादी के लिए होनी चाहिए, तब वो भारत का महान्यायवादी बनेगा। इसको बनाता कौन है? इसको राष्ट्रपति बनाते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है सामान्यतः, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा भी सकता है 3 वर्ष पूरे होने पर या होने से पहले भी। ठीक है, अधिकार की मैं बात करता हूं तो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकारी भी रखते हैं
और संसद की कार्यवाही में भी ये भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं करेंगे, मतदान नहीं करेंगे संसद में। ये महान्यायवादी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76। इसके अलावा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148। कैग के बारे में जान लेते हैं। कैग, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्य है केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना, यानी कि केंद्र क्या काम कर रहा है, राज्य क्या कर रहा है, इसकी जो सारे कामों का जो विवरण है ये उसकी जांच करता है और उसकी रिपोर्ट बनाता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है रिपोर्ट। ये कैग का काम होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और अगर उससे पहले जो इसका सदस्य है, जो इसका अध्यक्ष है, अगर उसकी 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो वो उससे पहले रिटायर हो जाता है, और अगर 65 वर्ष नहीं होती है तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा, जो भी पहले हो। सेनावर्ती के बाद भारत या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये अपना कार्यकाल कैग के पर रहता हुआ अपना कार्यकाल पूरा करता है और उसके बाद इसे कोई और पद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपना कार्यकाल पूरा कर जाए उसके बाद में ये भारत सरकार में या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का ये पात्र नहीं होता। ठीक है, अब इसके अलावा अब बढ़ते हैं हम संसद के बारे में जान लेते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल नंबर 79। संसद के अंग 3 होते हैं। पहला राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है और तीसरा राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं, प्रथम सदन भी बोलते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, और स्थायी सदन भी राज्यसभा को बोलते हैं। जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं और अस्थायी सदन भी बोलते हैं। राज्यसभा यानी कि आर्टिकल नंबर 80। इसकी अगर मैं गठन की बात कर लेता हूँ, 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन होता है। प्रथम बैठक होती है 13 मई 1952 को राज्यसभा की, और उच्च सदन है यानी कि स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता और ना ही अभी तक ये भंग हुआ है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। जो इसका कार्यकाल होता है इसके सदस्य का, उसका 6 वर्ष का होता है। सदस्य संख्या की मैं बात कर लेता हूं तो 250 निर्धारित की गई है, 338 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनके लिए इलेक्शन होता है यानी कि वोट होता है, और वोट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, यानी कि ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट वोट होता है किसका? राज्यसभा के लिए। वर्तमान में 245 संख्या है, 233 निर्वाचित होते हैं, वोट के माध्यम से आते हैं। ठीक है, जिनको हमारे प्रतिनिधि वोट करते हैं। जनता नहीं करती, बल्कि जनता के प्रतिनिधि, जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं वो वोट करते हैं। राज्यसभा के सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्यों से आते हैं। राज्यों से आएंगे तो वोट कौन करेगा? विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, विधानसभा के कौन करेगा? सदस्य करेंगे, सॉरी, है ना। और 12 मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में 245 हैं, जबकि निर्धारित की गई है संविधान में 250 सीटें। इसकी अगर आयु की मैं बात कर लेता हूं सदस्य बनने की, तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए इनको। और राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है, ये कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा नहीं होती, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। जबकि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेनावर्ती होते रहते हैं, यानी कि रिटायर होते रहते हैं। 2/3 सदस्य यानी कि 2/3। अगर कुल 3 सदस्य है तो 2 प्रत्येक 2 वर्ष में कहाँ होते रहेंगे? रिटायर होते रहेंगे, और हर 2 वर्ष में इनका इलेक्शन होता है। जो 2 वर्ष में इलेक्शन होकर आएगा वो 6 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा करेगा। ऐसे ही प्रत्येक 2 वर्ष में इलेक्शन होता चला जाता है। ठीक है, प्रथम सभापति के बारे में बात कर लेता हूँ। राज्यसभा के प्रथम सभापति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 81 यानी कि लोकसभा के बारे में हम बात कर लेते हैं। लोकसभा को जनता का सदन बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन बोलते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, और अस्थायी सदन भी इसको कहते हैं। अस्थायी सदन, निम्न सदन। सदस्य संख्या की मैं बात कर लेता हूं 20 संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से। वर्तमान में 543 सीटें हैं, जिसमें 524 राज्यों से आती हैं और 19 संघ राज्य क्षेत्र से आती हैं वर्तमान में। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक,
चलिए, इसके अलावा अगर मैं इसकी सदस्य बनने की अगर मैं आयु की बात करता हूं तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए कितना था, 30 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कितना था, 35 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए कितना है, 25 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। बहुत परीक्षाओं में जीवी मावलंकर आता है, इसकी फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बात कर लेता हूं, लोकसभा अध्यक्ष की, तो वो मीरा कुमार है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है, ये आर्टिकल नंबर 108 है, वो भी हम जान लेते हैं। परीक्षाओं में आर्टिकल नंबर 108 के बारे में जानने पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 108 में क्या है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। कारण हो सकता है किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति हो जाने पर, यानी कोई विधेयक है, सदन में आया और दोनों सदनों में उस विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। बुलाता कौन है, आहूत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और उन दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है, उनकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से। नहीं बुलाई जा सकती संविधान संशोधन विधेयक की दशा में। बहुत सारे संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा यानी कि दोनों सदनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, आपसी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन उस मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, क्योंकि कारण क्या है कि संविधान संशोधन है। जबकि संविधान संशोधन को छोड़कर अन्य कोई ऐसा विधेयक है जिनमें दोनों सदनों में झगड़ा हो जाता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करेगा दोनों सदनों की, फिर संयुक्त बैठक की लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब तक ये 3 बार बुलाई जा सकती है, यानी कि संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है अब तक। ठीक, इसके बाद आर्टिकल नंबर 110 आता है, जिसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसकी निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये लोकसभा में इसको लाया जाता है, और राज्यसभा में जब ये जाता है तो इसको केवल और केवल राज्यसभा 14 दिन तक ही इसको रोक सकती है। ठीक है, वित्त समितियों के बारे में मैं बात कर लेता हूं। वित्त समितियां 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकरण समिति, दूसरा लोक लेखा समिति, और तीसरा है लोक उपक्रम समिति। पहली कौन सी होती है, प्राक्कलन समिति होती है, दूसरी लोक लेखा समिति है, और तीसरा उपक्रम समिति है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो कि केवल लोकसभा से होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। वित्त समितियां 3 प्रकार की होती हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। सदस्यों की संख्या बहुत रेयर केस में पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आप उसको देख लेंगे। न्यायपालिका एक एकीकृत न्यायपालिका है, न्याय प्रणाली है भारत के अंदर। अब ये 3 स्तर पर काम करती है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय, और तीसरा अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत का एक है, भारत में एक है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, जो कि प्रत्येक राज्य का एक होता है, प्रत्येक राज्य का एक होता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी मिलकर एक हाई कोर्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय ये आपका जिला स्तर पर काम करता है, यानी कि जिला स्तर पर काम करता है, प्रत्येक जिले का होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 या फिर 2 से अधिक जिलों का भी एक अधीनस्थ न्यायालय हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब हम उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 124 में है। आर्टिकल नंबर 124 कहता है उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। इसके अगर मैं गठन की बात करता हूं, तिथि की बात करता हूं सर्वोच्च न्यायालय की, तो 24 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। न्यायाधीशों की कुल संख्या की बात करता हूं तो 34 न्यायाधीशों की संख्या, लेकिन इसमें 33 मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI होता है। कुल न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, 34 है, जिसमें 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। अब न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है, 65 वर्ष होती है, ये भी आप याद रखेंगे। सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी, 65 वर्ष।
ठीक है। इसके अलावा न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाएंगे? सिद्ध कदाचार के आधार पर या फिर असमर्थता के आधार पर। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। कब हटाया जाएगा? सिद्ध कदाचार के आधार पर या फिर असमर्थता के आधार पर। प्रक्रिया क्या है? संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ेगा। अब अगर मैं इनके शपथ की बात कर लेता हूं कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक। इसके अलावा फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, इनके नियुक्ति के बारे में बात कर लेता हूं। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, कोलिजियम की सिफारिश पर होती है। कोलिजियम में शामिल होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। इनकी सिफारिश पर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अब नियुक्त होगी तो इनके लिए कुछ अहर्ता भी होंगी, तो उन अहर्ता के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और इनको उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यानी कि किसी न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक ये क्या रहा हो? न्यायाधीश यानी कि जज रहा हो। उसके बाद ये क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। या फिर उच्च न्यायालय ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी कि सरकारी क्या रहा हो? वकील रहा हो उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। तब वो क्या बन सकता है? प्रमोशन होकर जज बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेता हो। राष्ट्रपति की राय में ये भी है, यानी कि किसी भी ऐसा केस में जिसको राष्ट्रपति राय लेना चाहता हो, विधिवेता हो, विधि के बारे में जानकारी हो। ठीक है। अगला पॉइंट, अब हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं यानी कि हाई कोर्ट के बारे में, जो कि 214 नंबर आर्टिकल में है। एक चीज़ देख लीजिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल नंबर 124 में है और जो हमारा हाई कोर्ट है वो आर्टिकल नंबर 214 में। क्या कॉमन है इसमें? 124 214, यानी कि 124 से ही दोनों चीज़ आ जाती हैं। ये भी आप याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 124 और 214। ठीक है। अब इनमें अगर मैं उच्च न्यायालय की अगर मैं शपथ की बात करता हूं तो संबंधित राज्य का राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। जिस भी राज्य का उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है, उस राज्य का कौन दिलाएगा? उस राज्य का राज्यपाल न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। ठीक है। अगर मैं उच्च न्यायालय की संख्या की मैं बात कर लेता हूं तो वर्तमान में 25 है। इनकी अगर मैं नियुक्ति की बात कर लेता हूं, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है और कोलिजियम की सिफारिश पर ही करता है। ठीक है। इनको हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, और संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर इनको हटाया जाएगा। कारण क्या है? सिद्ध कदाचार और असमर्थता। ठीक है। इनकी अगर सेनावर्ती की बात करता हूं तो 62 वर्ष, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए था 65 वर्ष और हाई कोर्ट के लिए कितना है? 62 वर्ष। ये भी याद रखेंगे। अहर्ता की मैं बात कर लेता हूं तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो और किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों में लगातार 10 कम से कम 10। ठीक है। आगे कुछ है क्या? ठीक है, चलिए इतना ही शॉर्ट में। ठीक है। चलिए अब हम राज्यपाल के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की। राज्यपाल कहाँ होते हैं? राज्य में होते हैं। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है राज्य का प्रमुख। जैसे भारत का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। ऐसे ही राज्यों का प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसकी पदावधि की मैं बात करता हूं तो सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, लेकिन जब भी राष्ट्रपति इनको चाहेंगे अपने पद से हटा देंगे, इनके पद से हटा देंगे। यानी कि कह सकते हैं हम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये काम करते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं ये अपने पद पर बने रहेंगे, और जिस दिन राष्ट्रपति ने चाहा कि इनको पद से हटाना तो वो हटा देंगे। ठीक है। इनकी शपथ की मैं बात करता हूं
तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उनकी अर्हता की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति और ऐसे ही बिल्कुल राज्यपाल, इन तीनों के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है। जबकि राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष की होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। आयु भी प्रश्नों में पूछी जाती है, याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा राज्य मंत्रिपरिषद की बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जाना था, अब हम राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ठीक है। इनकी नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर ये काम करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद, क्योंकि इनको भंग किया जा सकता है। ठीक है। ये अपना त्यागपत्र अगर सौंपेंगे तो राज्यपाल को सौंपेंगे। इसके अलावा कोई भी मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री नहीं रह सकता। कब तक? अधिकतम 6 माह तक। यानी कि अगर कोई ऐसा मंत्री है जो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और मंत्री बन गया है, तो उसको चाहिए कि वो 6 माह के अंदर अंदर किसी भी सदन का सदस्य बने, यानी कि किसी भी सदन से मान्यता ले, तो वो मंत्री बना रह सकता है, अन्यथा उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है। इसके आकार की मैं बात कर लेता हूं राज्य मंत्रिपरिषद की। तो राज्य विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% तक इसको रखा जा सकता है, किंतु 12 से कम नहीं होना चाहिए। किंतु 12 से कम भी नहीं होना चाहिए, 12%। जैसे हमारे, अगर मैं यूपी की बात कर लेता हूं, यूपी में विधानसभा की 403 सदस्य सीटें हैं। 403 का 15%, 403 का 15% क्या हो सकते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। लेकिन 403 का 12% से कम नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त है इसमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत कुछ जानेंगे, अभी बहुत कुछ जानेंगे। राज्य का महाधिवक्ता, जैसे हमारे भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, ऐसे ही राज्य का महाधिवक्ता होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 165 में है। जो कि अटॉर्नी जनरल होता है, आर्टिकल नंबर कितने में होता है? 76 में होता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर किस में होता है? 76 में होता है। अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 76। राज्य भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब ऐसे ही हम कहाँ चले? अब हम पहुंचते हैं राज्य का महाधिवक्ता के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 165 है। आर्टिकल नंबर 79 में जब हम आर्टिकल नंबर 76 में जब हम 89 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 165 बनेगा। ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो, जैसे आर्टिकल नंबर 79, 80, 81 है। इनमें अगर 89 जोड़ दिया जाए तो राज्य से संबंधित हो जाते हैं। यानी कि जो आर्टिकल केंद्र के हैं उन्हीं में 89 जोड़ देते हैं तो वो राज्य से संबंधित हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, वो भी हम एक वीडियो अलग बनाएंगे, उसमें जानेंगे। ठीक है। अब राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है, विधिक अधिकारी होता है। इसका परिचय है किसका? राज्य का महाधिवक्ता का। ठीक है। इसका कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर ये काम करते हैं, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम जानेंगे राज्य विधानमंडल के अंग के बारे में। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब जरूरी नहीं है, देखिए विधानसभा हर राज्य में होगी, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। अभी तक वर्तमान में भारत में केवल और केवल विधान परिषद भारत के 6 ही राज्यों में है। वो कौन कौन से हैं ये भी जानेंगे। विधानसभा के बारे में जान लेते हैं। विधानसभा बनने के लिए सबसे पहले उसके जो सदस्य के लिए अर्हताएं हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगर मैं सीटों की संख्या की बात कर लेता हूं, अधिकतम 500 हो सकती हैं और कम से कम 60 सीटें हो सकती हैं विधानसभा के लिए। 500 से अधिक नहीं हो सकती, 60 से कम नहीं हो सकती। लेकिन इसका भी अपवाद है, सिक्किम में 32 सीटें हैं और गोवा और तथा मिजोरम में 40 सीटें हैं। यह अपवाद है, यानी कि 60 से कम है। ठीक है। इसके अलावा सबसे कम सीटों वाला राज्य कौन सा है विधानसभा का? 32 सीटें, सिक्किम।
और सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि 403 सीटें विधानसभा। सदस्यता समाप्त हो सकती है विधानसभा सदस्य की कैसे? संसद की यानी कि सदन की बैठकों में बिना अनुमति के यानी कि बिना परमिशन के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर। कितने दिन तक? 60 दिन तक। कोई ऐसा सदस्य है जिसने सदन से अनुमति नहीं ली और वो 60 दिन से अधिक अनुपस्थित हो गया तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अब चलते हैं विधान परिषद पर। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके लिए अहर्ता क्या होती है? सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जबकि विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु थी और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की है। जैसे विधान परिषद के लिए ऐसी ही राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। विधान परिषद जो है एक स्थायी सदन है, जबकि विधानसभा क्या है? विधानसभा अस्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है। भंग कैसे करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। संख्या की मैं बात कर लेता हूं तो अधिकतम राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3 अधिकतम हो सकती हैं और कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यूपी के अंदर 403 सीटें हैं विधानसभा की और ये कहता है कि विधान परिषद की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3 यानी कि 1/3 हो सकती है अधिकतम। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम 3 एकम 3 और 1 10 हो गया तो 3 3 9 और 1 13 3 चौक 12 यानी कि 134-35 सीटों से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा कह सकते हैं यूपी के अंदर। और कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अब हम वो जान लेते हैं कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है, कितनी सीटें हैं, किन किन राज्यों में कितनी सीटें हैं, ये अब हम जान लेते हैं और कौन कौन से राज्य हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, बिहार में विधान परिषद है जिसमें 58 सीटें हैं, महाराष्ट्र में विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं 78, कर्नाटक में विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है जिसमें 58 सीटें हैं और तेलंगाना में विधान परिषद है जिसमें 40 सीटें हैं। भारत के अंदर अभी तक केवल और केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वो 6 राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इनकी सीटें भी हमने जान ली। अब इसके अलावा अब हम चलते हैं किस पर? संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन यानी कि भाग नंबर 20, आर्टिकल नंबर 368। समय समय पर हमें बदलाव करना पड़ता है संविधान में, तो बदलाव हम कैसे करेंगे? संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, जो कि आर्टिकल नंबर 368 में। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं। संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन या परिवर्धन या निरसन कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परिवर्धन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या फिर उसको निरसन कर सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है संविधान संशोधन विधेयक संसद किसी भी सदन में मंत्री या फिर गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यानी कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो मंत्री हो या फिर गैर सरकारी सदस्य हो। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट है संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों की मंजूरी लेना भी आवश्यक है। जैसे कौन कौन से उपबंध हैं? अगर आपके जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया से संबंधित कोई विधेयक है, या फिर केंद्र और राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, या फिर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का कोई केस है, या फिर केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन है, उस संबंधी कोई संविधान संशोधन है, या फिर जीएसटी परिषद है, 7वीं अनुसूची है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, या फिर संविधान संशोधन प्रक्रिया जो कि आर्टिकल नंबर 368 है। इनमें अगर कुछ बदलाव करना है तो क्या होगा? इनमें कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की मंजूरी लेना भी आवश्यक है। विधानमंडल मतलब
विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, ये मैंने आपको बताया था। संयुक्त बैठक यानी कि आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए आर्टिकल नंबर 108 लागू नहीं होता। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए क्या है, बाध्य है, याद रखेंगे। इसके आगे अब हम स्थानीय स्वशासन की बात कर लेते हैं। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर ले तो इनके जनक है स्थानीय स्वशासन के लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। अब स्थानीय स्वशासन जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। सूची 3 प्रकार की है, एक केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की अगर मैं शुरुआत की बात करता हूं तो ये शुरू की गई बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको शुरू किया गया। किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर स्थानीय स्वशासन को शुरू किया गया। ये भी हम याद रखेंगे। जो स्थानीय स्वशासन है वो 2 प्रकार का होता है, पंचायती राज प्रणाली और नगरीय स्वशासन प्रणाली। 2 तरह का होता है, पंचायती राज प्रणाली और नगरीय स्वशासन प्रणाली। ठीक है, जो पंचायती राज प्रणाली है उसको शुरू जो की गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। याद रखने वाली बात है। पंचायती राज प्रणाली में जो कुल विषय होते हैं वो 29 होते हैं और ये 3 स्तर पर पंचायती राज प्रणाली काम करती है, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। पंचायती राज प्रणाली का अगर मैं शुभारंभ की बात करता हूं तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या गया पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया, यानी कि शुरुआत की गई। यह भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। पंचायती राज प्रणाली कहाँ से शुरू होती है? राजस्थान के नागौर जिले से शुरू होती है। कब होती है? 2 अक्टूबर 1959 से। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संवैधानिक दर्जा अगर मैं इसको बात करता हूँ कि संवैधानिक दर्जा यानी कि संविधान में इसको कब ऐड किया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। ठीक है, 2 प्रकार की होती है स्थानीय स्वशासन प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली और नगरीय स्वशासन प्रणाली। नगरीय स्वशासन प्रणाली में कुल 18 विषय होते हैं। ये 3 स्तर पर ये भी काम करती है, पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया, जबकि पंचायती राज प्रणाली को 73वें संविधान संशोधन है और नगरीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया। दोनों संविधान संशोधन कब हुए? 1992 में हुए, लेकिन लागू 1 जून 1993 से होता है। यह भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। पंचायती राज समितियां और उनके प्रमुख समिति। ठीक है, कुछ प्रमुख समितियां हैं जैसे बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में बनी। इनके प्रमुख सुझाव त्रिस्तरीय प्रणाली, राज प्रणाली, ग्राम, खंड और जिला पंचायत के आधार पर बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है, जो कि 1957 में होता है। ठीक है, एक और समिति बनती है जो को पीके थुंगन समिति होती है, जो कि 1988 में बनती है। और इसके अलावा एक और समिति होती है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में होती है। और इसमें प्रमुख सुझाव क्या रहे? द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, खंड पंचायत और जिला पंचायत। जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने जो अपनी सुझाव दिए थे वो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली दिया था, यानी कि 3 स्तर दिए गए थे। कौन सा? ग्राम का, खंड का और जिला पंचायत का। जबकि अशोक मेहता समिति ने 2 सुझाव दिए थे, 2 स्तर पर, खंड पंचायत और जिला पंचायत। इसके अलावा जीवी केशव समिति है जो कि 1985 में आई। और इसके अलावा लक्ष्मी मल सिंघवी समिति है जो कि 1986 में आई। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किसकी सिफारिश पर दिया गया? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो कि 1986 में आई थी, इसके ही सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा पंचायती राज एवं नगर निकाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग कराता है इसका। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 1/3 है। किसी भी स्तर पर अगर चुनाव होता है तो उसमें महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हैं, जो कि 1/3 है कुल सीटों का। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। वित्त की सिफारिश कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। रिक्त सीट पुनः चुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है, यानी कि कोई सीट अगर रिक्त हो जाती है तो उसमें चुनाव 6 माह के अंदर कराना पड़ेगा। इसके अलावा वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है। कौन कौन से राज्य में? नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है और मेघालय में नहीं है। परीक्षा में पूछा जा सकता है किन राज्यों में पंचायती राज संस्था या प्रणाली नहीं है, तो क्या नहीं है? नागालैंड में, मिजोरम में और मेघालय में नहीं है। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 280 यानी कि वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। वित्त आयोग, फाइनेंस। ठीक है। फाइनेंस के बारे में बात कर ले तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और ये रिपोर्ट करते हैं, राष्ट्रपति को करते हैं। सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति ये बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति इसकी सलाह मानेगा ही मानेगा। ठीक है। इसके अलावा संरचना की अगर मैं बात करता हूं वित्त आयोग की, तो 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य इसमें होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं। तो पहला केसी नियोगी। वित्त आयोग अध्यक्ष की अगर बात कर लेता हूं, पहला वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 12वां डॉक्टर सी रंगराजन, 13वां डॉक्टर विजय केलकर, 14वां वाई रेड्डी और 15वां के.एन. सिंह। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें लिखे गए, आप उनको पढ़ सकते हैं। कार्य सुझाव देना मतलब संघ और राज्य के मध्य करों के बंटवारे के संबंध में, संघ और राज्य के मध्य करों के बंटवारों के संबंध में। ठीक है। ये क्या करते हैं? अपना सुझाव देते हैं। इसके अलावा राज्यों को अनुदान सहायता के संबंध में भी ये क्या करते हैं? सुझाव देते हैं। ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अब हम निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 324 है। आर्टिकल नंबर 324 है। ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। मतदान का अधिकार एक कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है मतदान करने का अधिकार। ठीक है। मतदान की जो आयु है पहले 21 थी, लेकिन अब 18 वर्ष कर दी गई है, जिसको 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा की गई। इससे पहले क्या था कि 21 वर्ष की आयु वाले ही व्यक्ति क्या करते थे? अपना वोट करते थे। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा क्या करा गया कि इसकी आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। निर्वाचन आयोग की मैं बात कर लेता हूं, तो चुनाव किसका कराता है? राष्ट्रपति का कराता है, उपराष्ट्रपति का कराता है, लोकसभा और राज्यसभा का कराता है, और विधानसभा और विधान परिषद का कराता है। लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो जनता वोट करती है, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो जिसमें जनता के प्रतिनिधि, जिन्हें जनता चुनती है, वो वोट करते हैं। यानी कि कुछ में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और कुछ में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जिससे लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन है, जबकि राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जबकि विधानसभा का डायरेक्ट है और विधान परिषद का इनडायरेक्ट है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है। निर्वाचन आयोग बना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर। ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इनके कार्यकाल की मैं बात करता हूं तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगर 65 वर्ष इनकी आयु पहले नहीं होती है तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, और अगर 65 हो जाती है तो 6 वर्ष से पहले इनको हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो सुकुमार सेन थे प्रथम। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रामा देवी थी। वेतन भत्ते और अनुलाभ की अगर मैं बात कर लेता हूं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान इनको वेतन भत्ते मिलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। किसको? निर्वाचन आयोग के, किसको? निर्वाचन आयुक्त को और उनके जो भी सदस्य हैं उसको। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपात उपबंध, जो कि भाग 18 में है, आर्टिकल नंबर 352 से 360 में है। अब यहां से हम अगले पार्ट में देखेंगे। अब बताइए हमें कि ये आपको कैसा लग रहा है, क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लाभदायक है, नहीं है,
क्योंकि ऐसे ही जैसे अब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं। पॉलिटी के बाद हम भूगोल भी पढ़ेंगे, भूगोल के बाद हम इतिहास भी पढ़ेंगे, और इतिहास के बाद हम अर्थशास्त्र भी पढ़ेंगे, ठीक है, और अर्थशास्त्र के बाद हम विज्ञान भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसी तरह से ऐसे ही पॉइंट वाइज नोट्स के माध्यम से हम इसको अपने को कवर करेंगे। इससे ये होगा कि आपका जो कम समय है, आपका जो लगभग 40 से 45 दिन का जो आपका समय बाकी रह गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, जिसमें 60,244 पद हैं, उसके लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें जो काफ़ी लंबे समय से हमारे भाई तैयारी कर रहे हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और जो बिल्कुल फ्रेशर है वो भी इस तरह से तैयार हो जाएंगे, वो भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जीके में इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट के लिए वेट करें, बहुत जल्दी दूसरा पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।